हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप लोग सभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? चैप्टर नंबर 3 हमारा काफी टाइम हो गया स्टार्ट हुए, 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज 6 लेक्चर है इसका। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी हमने पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया लास्ट वीडियो में, है ना। अब किसी कंडक्टर को अगर मान लीजिए हम कुछ टेम्परेचर देते हैं, या किस रूम टेम्परेचर से समवट हम कुछ टेम्परेचर अगर हम उसमें देंगे, है ना, या कहीं से उस पर टेम्परेचर किसी भी कंडीशन से आ जाएगा, तो उसके रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सी स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस देखा था और रेजिस्टिविटी देखी थी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमारा होता था वो क्या होता था, किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करते थे, कंडक्टर अगर मान लीजिए कंडक्टर L लेंथ का है, L लेंथ का और A क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर है, तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था M/N/E² टाउ L बाय A, है ना, ये पढ़ा था हमने, जिसमें हमने क्या बोला कि M/N/E टाउ, अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद नहीं तो मास ऑफ M क्या था, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, जो चार्ज था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल, उसका मास, ठीक है। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये था आपका, लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही आपने पढ़ा हुआ था। ई क्या था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स है आपका, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये भी फिक्स है, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10⁻29 एटम्स पर मीटर क्यूब, ऐसे ही कुछ होते हैं, है ना, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, ये भी फिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में रहते हैं करीब, है ना। मेटल के लिए, हम मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसी कंडक्टर के लिए पढ़ने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो इसके बाद टाउ, टाउ क्या होता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, दो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन में, है ना, के बीच में जो लगने वाला समय था वो क्या होता था, रिलैक्सेशन टाइम, और पूरे कंडक्टर में वो कई बार टकराएगा तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम टाउ से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये हमने पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। फिर आपने बोला कि R इज टू रो एल बाय ए होता था, तो इससे कंपेयर करने पे हमें रो मिला कितना, M/N/E², ये मिला था हमें। तो दो फॉर्मूले मिले हमें, एक ये और एक ये, है ना। तो आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे M अगर इंक्रीज, M और E तो फिक्स है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो M और E तो फिक्स है। अगर N और टाउ चेंज होते हैं यहाँ पे, है ना, N और टाउ अगर चेंज होते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। और लेंथ और एरिया को हम फिक्स करके मान के चलते हैं। अभी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने पे हम, ठीक है ना, सिर्फ इन बातों को कंसीडर करेंगे। हम एक फिक्स लेंथ का कंडक्टर लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, मेटल का पीस ले सकते हैं हम, और उसमें हमको टेम्परेचर देना है, फिर हम इफेक्ट देखते हैं उसका, है ना। एक चीज क्लियर हुई आपको? चलिए, तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। अब हम देखने वाले हैं क्या, इस पे रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक। सी देखिए, ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, अभी आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। अगर कोई हमने क्रिस्टल लैटिस, सपोज हमने क्रिस्टल लैटिस ले लिया, है ना, लैटिस मतलब एक पीस ले लिया हमने मेटल का, कंडक्टर का, है ना। आप जानते हो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो बिना कुछ, अगर हम जब तक उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जिससे ये क्या करेंगे, ये ड्रिफ्ट हो, है ना, ये सॉरी, ये इस तरफ रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। फिर हम बाद में सप्लाई अप्लाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, जब सप्लाई देते हैं तो वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करें लेकिन सिर्फ किसकी, टेम्परेचर के इफेक्ट की।
तो जैसे ही हम इस पे टेम्परेचर देते हैं तो इसके अंदर जो आयंस या एटम्स हैं ये, ठीक है ना, ये आयंस या एटम्स, ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेचर देते हो तो थर्मल एनर्जी इसकी पहले से ही थी, अब इसका टेम्परेचर और बढ़ गया, मतलब कि इसकी एनर्जी और बढ़ गई। पहले अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे थे, है ना, और इधर उधर मूव कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। अब इनका जो एम्पलीट्यूड है ये वाइब्रेशन का, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दोगे। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, किसमें, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसको आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड जो होगा, है ना, वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, है ना, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जो होगा किसका, ऑफ आयंस या एटम्स, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, ये इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस एटम्स एक दूसरे से और जल्दी जल्दी टकराएंगे, है ना। ये एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो गया तो आयंस या एटम्स जो भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स आयंस या एटम्स से क्या करेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी, एडिशनल थर्मल एनर्जी विच इज गिवन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, है ना, एक्सटर्नल, अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इसमें कॉलिजन जो है अब वो जल्दी जल्दी होगा। कॉलिजन जल्दी जल्दी होना मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाना। तो देखिए यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा, है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम अगर देखिए डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, इंक्रीज। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया, है ना, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो R इक्वल्स टू रो L बाय A, आपने देखा हुआ है, ये भी इंक्रीज। नहीं तो यहां से देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया, क्योंकि मास और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, है ना, चेंज हो रहा है सिर्फ क्या, आपका एन और टाउ, ठीक है ना। तो एन भी हो रहा है कि नहीं हम देखते हैं अभी, ठीक है, पहले टाउ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे टाउ के रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में भी टाउ है, टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो किसी भी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर देते हो, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंडक्टर्स की, है ना। क्यों, क्योंकि उनके बीच का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। एटम्स या आयंस है उनका भी वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड क्या हो गया, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया तो जल्दी जल्दी टकराए। लेकिन बोलते हैं ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आएगा, तो चेंज बहुत नेग्लिजिबल आएगा, है ना। चेंज सिर्फ किसमें आया है, टाउ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसमें आया है चेंज, टाउ में, एन, है ना। यहां पे आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज appreciably due to increase in number density of electrons। देखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी सरफेस को छोड़ के आयनाइज होके आयनाइजेशन एनर्जी लेके ये क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, है ना, बाहर निकल जाते हैं एटम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होते हैं। तो अगर हम किसी लिमिटेड टेम्परेचर जो है ना, लिमिटेड टेम्परेचर तक की बात करें, लिमिटेड टेम्परेचर मतलब कि अब आप भट्टी में अगर दे दो आप बिल्कुल उसको, है ना, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया आपने, तब आप बोलो कि देखो तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, तो वहां तक की बातें हम नहीं कर रहे हैं, है ना। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर जो कि, ठीक है, जहां तक हम दे सकते हैं कंडक्टर को, जिसमें वो अपनी स्टेट चेंज ना करे,
तब तक की बात कर रहे हैं, जब तक वो कंडक्टर है अपनी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को ना खोए वो, ठीक है ना, तब तक के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं होते, बहुत नेग्लिजिबल इंक्रीज होंगे, अगर होंगे भी तो, है ना। अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ड्यू टू चेंज इन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डज नॉट चेंज एप्रिशिएबल ड्यू टू चेंज इन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होंगे, ठीक है ना। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से रेजिस्टिविटी में कुछ खास फर्क नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम की वजह से आ रहा है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा करने पे इंक्रीज, टेम्परेचर ज्यादा करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर कम करोगे तो दोनों ही कम होंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा टेम्परेचर दिया था टी में प्लस डेल्टी टेम्परेचर दिया था, ये राइज इन टेम्परेचर, ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर, है ना, टू द कंडक्टर, ठीक है। टी पहले से था, डेल्टी और दे दिया आपने, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, आर प्लस डेल आर। रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, आर रो प्लस डेल रो, है ना। ये क्या होगा, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के साथ, स्मॉल राइज इन टेम्परेचर के साथ, है ना, स्मॉल राइज इन क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहाँ राइज लिख रहे हो तो यहाँ पे भी राइज ही लिखना पड़ेगा, राइज इन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा, राइज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। और यहाँ डिके इन टेम्परेचर लिखोगे तो इन दोनों में भी डिके करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टी, ठीक है। अभी अलग अलग लेवल तक लेके जा सकते हैं हम टेम्परेचर को, ठीक। तो आर जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, साइन एन हटता है, अल्फा इंटू टी आ जाता है। इसको अलग लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं डिस्क्रीट चेंज हो रहा है, ये इंटीग्रल चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं इसका, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, अगर हम इंक्रीज रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, आर इक्वल्स टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस से वो कितना चेंज हुआ है ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितना चेंज हुआ है, तो क्या होगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस ऐसे करके हम ले सकते थे, है ना। लेकिन टेम्परेचर टी स्क्वायर तक हम लेके ही नहीं जाते हैं, हम उस लेवल तक लेके नहीं जाएंगे कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को लूज करने लग जाए, है ना। तो हम ये बीटा टी स्क्वायर इतना हाई टेम्परेचर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, हम यहाँ तक टेम्परेचर का की डिग्री 1 तक हम सिर्फ कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल की। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है कंडक्टर की, और डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी कंडक्टर की, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हमने ये बता दिया, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या है, आर चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, चेंज रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पे, किसी टेम्परेचर टी पे। और ये आर नॉट मैंने बोल दिया, ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले था, टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो 1 प्लस अल्फा टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहां से अल्फा जो है आपका, अल्फा है यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। इसकी कहानी आपको समझ में आ गई, नोट आउट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। यहां पे आपको मैं बता भी दे रहा हूं कि सारे फॉर्मूले में है क्या, आरटी क्या है, आरटी क्या है, चेंज रेजिस्टेंस, है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सपोज आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या है,
ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले था कंडक्टर का, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अल्फा मैंने आपको बता दिया। टी क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस पहुंचा है, ठीक है, ये हो जाता है। ये अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा क्या होगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि कंडक्टर के लिए हमेशा कैसा रहता है, ये पॉजिटिव, ठीक है। इंसुलेटर के लिए भी कैसा रहता है, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिए, किसके लिए, फॉर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। क्योंकि इंसुलेटर्स को अगर मान लीजिए जैसे वुड है, वुड को आपने हीट दे दिया या टेम्परेचर दे दिया तो वो और इंसुलेटर बनने लग जाता है ना, मतलब कि वो बिल्कुल कार्बन बन जाएगा, राख बन जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी उसकी भी इंक्रीज होगी, और कंडक्टर की भी रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, है ना। तो इंक्रीज करने पे अगर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो अल्फा हो जाता है नेगेटिव, है ना, ये अल्फा क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा किस में होता है, सेमीकंडक्टर में, है ना, नेगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कब होगी, जब हम टेम्परेचर देंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। फिर हम उस पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को छोड़ के एक नया चार्ज कैरियर क्रिएट कर देते हैं, होल्स जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो फिर वहां पे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए, चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर देने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है उसका, या फिर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना। रेजिस्टिविटी जहां पे इंक्रीज हो, यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना। तो नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज कर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर आपने दिए सपोज टी डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में, और यहाँ पे आर या फिर रो है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सिर्फ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सिर्फ सेमीकंडक्टर की होती है, अदरवाइज मेटल्स की, इंसुलेटर्स की, एलॉयज की कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन फॉर एलॉयज, अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉयज कौन कौन से होते हैं, लाइक आपका नाइक्रोम, है ना, कॉन्स्टेंटिन, 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 है ना, मैंगनीज, ये सब आपको आपकी लैब में देखने को मिल जाएगा, आपके स्कूल की लैब में पोटेंशियोमीटर में हम या मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटिन या फिर मैंगनीज का वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ना। रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इसको बहुत ज्यादा अगर हम टेम्परेचर दे दें तब जाके नेग्लिजिबल क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ये पहले से इतनी इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब कि मेटल में हाई होती है, इंसुलेटर से हाई नहीं होती है ना। तो ऑलरेडी इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। मेटल की बात करें, मेटल से तो रेजिस्टिविटी इसकी हाई रहती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसा रहता है, लो रहता है ना, बट पॉजिटिव, लो बट, या पॉजिटिव बट लो, ऐसा लिखो, ज्यादा अच्छा लिखेगा। पॉजिटिव तो रहता है बट लो, मतलब कि अगर टेम्परेचर दोगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट में, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो नेग्लिजिबल अमाउंट में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल। इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर या मैग्नेट में क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर या फिर मीटर ब्रिज में ये कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नेट एलॉय यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें करंट दौड़ दौड़ के वो हीटेड अप हो जाता है वायर, जिसकी वजह से मीटर ब्रिज में हम क्या चेंज देख रहे हैं, किसी वायर का, किसी तार का, हम किसी मेटल का हम रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं, है ना। और वही चेंज हो जाएगा तो फिर हम रेजिस्टेंस सही एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो जैसे जैसे करंट दौड़ता जाएगा वो हीटेड अप होता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर मान लो कंडक्टर हमने ले लिया कोई कॉपर ऑपर, तो रेजिस्टेंस भी इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। एलॉय इसलिए लेते हैं कि अगर मान लीजिए उसमें करंट दौड़ भी रहा है तो बहुत देर तक दौड़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। तो एलॉय में ये कहानी होती है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं इसका, ठीक है, तो देखते हैं हम ग्राफ थोड़ा सा, आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है फॉर ऑल द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड नेगेटिव होता है फॉर ऑल द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। जब तक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कंडक्टर के अभी एलॉय के लिए देखते हैं, ठीक है। फॉर एलॉय, फॉर कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, है ना, कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, सपोज कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए, तो ये टेम्परेचर हमने ले लिया सपोज किसमें, डिग्री केल्विन में, है ना, केल्विन में ले लिया हमने, और यहाँ पे आर और रो ले लिया, ठीक है ना, ओम में या फिर ओम मीटर में लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन मैंने बोला कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। लेकिन तब तक कैसा है, इसके प्रोपोर्शन में ही चल रहा है। एक टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ कर्व्ड भी होता है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड भी होता है, क्योंकि हमने अल्फा 1 प्लस अल्फा टी के प्लस 1 बाद हमने प्लस बीटा टी स्क्वायर भी लिया था, है ना। अगर वहां तक की बात ना करें तो लीनियर ही चल रहा है, वहां तक की थोड़ा सा बात करें तो कर्व्ड हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। और इसकी बात करें अगर हम फॉर एलॉयज के लिए क्या होता है, ये जो स्लोप होता है थोड़ा कम होता है, ठीक है, इतना करें, मतलब बहुत टेम्परेचर आपने दिया अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में रेजिस्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, लो बट पॉजिटिव बट लो, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा बट लो, बहुत लो, ठीक है। चलिए, और सेमीकंडक्टर के लिए तो मैंने आपको बताया दिया था, सेमीकंडक्टर के लिए ये, है ना, ग्राफ एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको मैं रब कर दूं, यहां से रब कर दे रहा हूं, है ना। एलॉय जो है आपका मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल से मिलके बना होता है, ठीक है, आप जानते हैं ये चीज। किसकी बात कर रहे हैं, फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए भी ये सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, अगर मान लीजिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि टाउ आपका डिक्रीज हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और एन भी नेग्लिजिबल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कंसीडर ना करते हो, सिर्फ इसको हम कंसीडर करते हैं ना। तो रो जो आपका टेम्परेचर देने के बाद चेंज हुआ है, ठीक है, और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, टी टेम्परेचर था तो टी टेम्परेचर ले लिया आपने, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो रो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा इंटू टी, इसको मैं ऐसे ले आऊं, रो टी माइनस रो नॉट, है ना, और अपॉन में क्या रख दूं, रो नॉट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, है ना। ये रो टी माइनस रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, और T डिग्री सेल्सियस मतलब कि राइज इन टेम्परेचर, जो जितना, जैसे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये 1 अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, है ना। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे क्या कहला रहे थे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, जो कि यहां से इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहां पे रब कर रहा हूं मैं, जो कि इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू अल्फा। मतलब अल्फा अगर मैं देखूं तो पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ आर टी, पहले आर नॉट था, फिर कितना हो गया आर टी हो गया। आर नॉट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस था, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और आर टी क्या है T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस। तो ये टोटल क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि राइज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आप बोल सकते हो, राइज नहीं चेंज, है ना, चलो राइज बोल दो, राइज, है ना, राइज इन रेजिस्टेंस। चेंज बोल दो, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के लिए लगाएंगे तो वहां तो नेगेटिव होता है ना, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री सेल्सियस, ये टी नहीं तो टी माइनस 0 था, टी लिख दिया हमने, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर, क्या बोलोगे, राइज इन टेम्परेचर, ये आपका फॉर्मूला बनता है ना, कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितना चेंज हुआ पर डिग्री सेल्सियस या पर यूनिट, है ना, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है क्या आपका अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। यहीं पे रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी स्लैश करके लिख दोगे तो वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, न्यूमेरिकल करते तो उससे क्लियर हो जाएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल, सी स्टूडेंट्स, वैसे तो आप जानते हैं रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, एलॉय की, हम एलॉय क्यों यूज करते हैं, तो एलॉय कहाँ यूज करते हैं एलॉय, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं उसमें भी देखा होगा आप यूज करते हैं। मेटल के अंदर, आयरन में देखना, मेटल के अंदर बाहर मेटल, फ्लैट मेटल है, उसके अंदर कॉइल लगी रहती है, जो जब हम टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, वो जलने लग जाती है ना, जलने लग जाती है इन द सेंस बर्न नहीं होती हैं, है ना, रेड हो जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेल्ट नहीं होती, क्योंकि जो एलॉय है उनका मेल्टिंग पॉइंट वो है बहुत हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है ना, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, है ना, तो इसलिए इतनी जल्दी, इतनी इजीली वो बर्न भी नहीं होते और ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक टोस्टर वोस्टर वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए इसको। A conductor has a cross section of 15 centimeter square and a specific resistance of 7.6 micro ohm centimeter. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ओम मीटर में होता है तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे। If the temperature coefficient of resistance of the material is 0.05 degree Celsius inverse, estimate its resistance in ohm per 2 किलोमीटर when its temperature is 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, मैंने आपको यूनिट नहीं बताई है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो वो देख लीजिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला क्या होता है आपका, सपोज ρ2 माइनस ρ1, ρ2 माइनस ρ1 ले लिया आपने अपॉन ρ1 और ये T2 माइनस T1। ρ1 क्या है यहाँ पे, ρ1 T1 डिग्री सेल्सियस पे जो क्या है, रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ρ1 और रेजिस्टेंस R1 T1 डिग्री सेल्सियस पे, और T2 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए T2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, T1 से T2 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी R2 हो गया, रेजिस्टिविटी ρ2 हो गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये ले लो, R2 माइनस R1, यानी कि बाद का रेजिस्टेंस माइनस पहले का रेजिस्टेंस अपॉन पहले का ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये फॉर्मूला था। इसमें अगर मैं ऊपर देखो चेंज इन रेजिस्टेंस तो किस में मेजर करता हूँ, ओम में, अपॉन में, ये भी ओम में, और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि राइज इन टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस लोगे, है ना, या फिर क्या लोगे, डिग्री केल्विन लोगे। तो ओम से ओम कैंसिल होके क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर डिग्री केल्विन इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये यूनिट होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे,
तो पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि रो, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे पैसिव रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस मटेरियल का, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना रेजिस्टिविटी, इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो 0.005 डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये भी दिया हुआ है। वो आपको बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस, ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए पर 2 किलोमीटर, वो भी ओम में, पर 2 किलोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस के बाद 50 डिग्री सेल्सियस के बाद, है ना। T इज इक्वल्स टू कितना T2 दिया हुआ है कितना 50 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो T1 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस के बाद आपको बताना है क्या बताना है आपको, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बताना है ओम पर 2 किलोमीटर, मतलब आपको ये बताना है रेजिस्टेंस एट 50 ओम, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बताना है आपको। हाँ, लेकिन आपको आर नॉट नहीं पता है यहाँ पे, आर नॉट मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नहीं पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी पता है आपको। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले में एक ही चीज लगेगी, या तो रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी, और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोल रहा है, और वो बोल रहा है ओम में निकालो, वो पर 2 किलोमीटर। तो आप सोच रहे हो कि 2 किलोमीटर ऐसा कौन सा वायर कंडक्टर है जो पर 2 किलोमीटर निकालना है ना। तो मेटल की बात करें, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल हो गया हमारा रेल की पटरी पे आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो इतना था और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना था, और 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि समर सीजन हालांकि हमारे यहाँ तो 45-46 इतना ही जाता है, 47 डिग्री सेल्सियस। वेस्टर्न डीट साइड थोड़ा चले जाओ तो आपको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो सपोज 50 डिग्री सेल्सियस के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी ट्रेन की पटरी सपोज तो 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर, यानी कि आपको लेंथ दी हुई है कितनी 2 किलोमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 2000 मीटर, एरिया भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेंथ दिया, एरिया दिया है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल दो। तो आर नॉट क्या हो जाएगा रो नॉट एल बाय ए, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी लेनी पड़ेगी, लेंथ और एरिया तो वही रहेगा कंडक्टर का जो है ना। तो आर सबसे पहले तो रो नॉट आपको दिया हुआ है वो 7.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, तो कितना हो जाएगा 7.6 माइक्रो ओम को ओम में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर -6, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर -2, ये भी हो गया। लेंथ आपको दी हुई है 2000 मीटर, ये अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर 10 टू पावर -2 मीटर में चेंज करोगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर -4 ये हो जाएगा आपको, है ना, यहीं पे आप लिख सकते थे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आर नॉट आ जाएगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में लगेगा, है ना, आर टी माइनस आर नॉट करके लगेगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जितना पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो कैसे कर दें, ऐसे कर दे 5 3 15 5 4 20, तो 2 जीरोस लग गए आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 को आप पॉज करके खुद भी करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए मेरा ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1.52/15 ओम, ये आर नॉट आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे 50 ओम पे रेजिस्टेंस चाहिए। यानी कि अगर सपोज मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको रब कर दूं और यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आर 50 ओम पे माइनस आर 0 ओम पे अपॉन क्या, आर नॉट T2 माइनस T1 इक्वल्स टू अल्फा। और मुझे R50 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R50 माइनस आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर नॉट T2 माइनस T1, ठीक है। और R50 ओम पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू आर नॉट, है ना, अल्फा इंटू आर नॉट, ये छोटा सा ब्रैकेट T2 माइनस T1, और इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस आर नॉट, बस वैल्यू पुट अप करनी, आर नॉट कॉमन ले लिया आपने, और ये क्या है आपका 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये सिंपल पहले से ही याद है, तो इतनी पंचायत नहीं बिछानी है आपको, पहले से ये फॉर्मूला रख दो, है ना। तो R50 पे आर नॉट की वैल्यू पुट अप करो आप यहाँ पे, जो आपने निकाली हुई है 1.52/15,
1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.005, T2 माइनस T1 यानी कि 50 माइनस 0, है ना। T1 आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। तो ये आपका 50 हो गया। बस इसको आपको सॉल्व करना है और 50 ओम पे रेजिस्टेंस को लेके आना है ना। सॉल्व कर लेंगे आप, आई थिंक, है ना, और रेजिस्टेंस आपका ओम में आएगा, ठीक। तो ये था एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। से स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम. Which thermometer is inserted when thermometer is inserted into a hot bath? The resistance of platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. है ना। प्लेटिनम वायर का आइस पॉइंट मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना दिया, 5 ओम, है ना। मतलब कि T जब 0 डिग्री सेल्सियस था, T1 दे दो आप, है ना। तो R0 कितना था, 5 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम, है ना। और स्टीम पॉइंट पे 5.23 ओम हो जाता है, यानी कि T2 डिग्री सेल्सियस अगर हम दे दें, T2 डिग्री स्टीम पॉइंट मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है, वो कितना हो जा रहा है, R एट 100 ओम, है ना। वो कितना हो जा रहा है आपका 5.23 ओम, 0.23 ओम इंक्रीज हो जा रहा है मतलब। तो व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू अ हॉट बाथ में अगर हम देखते हैं, है ना, अगर हम हॉट बाथ में उसको दे देते हैं, व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू अ हॉट बाथ, तो द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम. तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ का टेम्परेचर आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर भी आपका एक और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो टेम्परेचर निकालना है, मतलब आपको T बताना है और RT आपको दिया हुआ है कितना, 5.795 ओम, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको क्या बताना है, इसी पे ये टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले तो प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, है ना, उससे हमको इन दोनों चीजों से हम सबसे पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम रेजिस्टेंस था, फिर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि स्टीम पॉइंट में हुआ, तो रेजिस्टेंस इतना चेंज हो गया, है ना। सारी चीजें नोन है, उस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नोन नहीं है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्लेटिनम वायर को एक हॉट बाथ में डाल दिया। उसका टेम्परेचर हमें नहीं पता कैलकुलेट करना, लेकिन रेजिस्टेंस पता है ना। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन को हम अल्फा पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका R100 माइनस R0 अपॉन R0 और T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1। तो इस पे पुटअप करोगे तो R100 कितना है, 5.23 माइनस 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, यानी कि कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अल्फा आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5.23 में से 5 घटाओगे आप तो 0.23 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 है, मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा ये छोटा हो जाएगा, डिवाइडेड 5 करोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। क्या करना हमको, रहने दो, है ना। ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आ गया। फिर हमको बोल रहे हैं क्या कि हमने थर्मामीटर को किस में डाल दिया, हॉट बाथ में डाल दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा, टेम्परेचर कितने पे इतना हो जाएगा, है ना। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। व्हेन thermometer is inserted into hot bath में इंसर्ट करोगे तो अल्फा हो जाएगा आपका कितना, अब बात का रेजिस्टेंस ये हो गया, है ना, RT जो हमने लिखा हुआ है, माइनस इससे पहले का रेजिस्टेंस ये R100 वाला था,
है ना, अपॉन R100 और मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, जो भी T टेम्परेचर था जो हमको निकालना है, ठीक है, और ठीक है इतना T माइनस 100 करना पड़ेगा, T माइनस 100, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा चुके थे। ठीक, अल्फा आपको पता है, अल्फा कितना है आपका 0.23 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू RT आपका 5.795 माइनस R100 पे आपका 5.23 था, डिवाइडेड बाय R100 यानी कि 5.23, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय T माइनस 100। T माइनस 100 को मैं इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, 5.795 में से 5.23 माइनस कर देना, 5 एज इट इज, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 0.565 है ना, 0.565 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5.23 है ना, और क्योंकि इसको इस साइड लेके आए तो इस साइड मल्टीप्लाई में होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और ये इस साइड मल्टीप्लाई में होगा 0.23। बस इसके आगे आपका काम है, आपको सॉल्व करना है ना, ये सॉल्व करेंगे, फिर T निकालना है, आप प्लस 100 कर देंगे उस साइड जाके, मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ प्लस 100 कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे इतना मेरे ख्याल से। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इजी वाला, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance or resistivity. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा और रेजिस्टिविटी भी उतनी होगी, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ही आएगा। तो आपको जो गिवन है वो देखिए, गिवन है आपको सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस 2.1 ओम है ना, सपोज R1 है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो R एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 2.1 ओम है ना, कब टेम्परेचर जब कितना था आपका T1 कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस आपका 2.7 ओम हो जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका यानी कि T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हो जाता है आपका 2.7 ओम। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी है ना, दोनों एक ही रहते हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे सेम रहे, एक ही मटेरियल के लिए एक ही रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखोगे R बार तो हो गया R100 माइनस R 27.5 डिग्री सेल्सियस पे जितना रेजिस्टेंस था अपॉन 27.5 पे जितना था, फिर T2 माइनस T1, ठीक है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू R100 पे आपका था 100 पे 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 27.5 है ना। आई थिंक ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, 2.7 में से इतना गया तो 0.6 बचा अपॉन 2.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 27.5 है ना, तो यहाँ से 2.5 और वहां से 22 22.5 हो गया आपका यानी कि है ना, सॉरी 72.5 हो गया है ना, 72.5, ठीक है, 2.5 हो गया 30, हाँ ठीक है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बस आपको अल्फा सॉल्व करना है ना, या पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पे भी 10 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 60 अपॉन दिस कर देना तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस इनवर्स में आपका अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर है ना, और सेमीकंडक्टर और एलॉयज में भी देख लिया, आगे हमको पढ़ते जाना है इसको, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमें इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी पिछला है, अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा हुआ है तो पिछला जरूर पढ़ लीजिए, पिछले वीडियोस देख लीजिए, अदरवाइज आपको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं सेल का ईएमएफ,
सेल की ग्रुपिंग पढ़ेंगे हम सीरीज पैरेलल में, है ना। रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल में, ठीक है। फिर हमारा मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट करना है हमें, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, तो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें भी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।